नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ये टॉपिक सिर्फ उन छात्रों के लिए हेल्पफुल नहीं है जो बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बल्कि उन छात्रों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो आगामी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो मेरा आज का जो टॉपिक है, हम लोगों का जो आज का टॉपिक है, वो है चट्टानों का अपक्षय। चट्टानों का अपक्षय का अर्थ है दोस्तों कि चट्टानों का टूटना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चट्टानों का अपक्षय का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, चट्टानों का अपक्षय का सीधा सीधा सा अर्थ है टूटना, चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटना। तो दोस्तों, सबसे पहले चट्टानों को टूटने से पहले या चट्टानों के अपक्षय से पहले, यानी कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स से पहले, हम ये डिस्कशन करना चाहेंगे कि रॉक्स क्या है, यानी कि चट्टान क्या है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं चट्टान क्या है। जब पृथ्वी पर उपस्थित पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी होती हैं, जब उनमें विस्फोट होता है तो उनमें गर्म तप्त लावा और मैग्मा निकलते हैं। दोस्तों, ये लावा और मैग्मा, जब गर्म लावा और मैग्मा ये जब पृथ्वी की भूपर पट्टी पे आती हैं तो ये सेमी सॉलिड में होती हैं। लेकिन होता क्या है कि उस वक्त लावा और मैग्मा बहुत हीट होती हैं, जिसकी वजह से ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है। सेमी सॉलिड फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों, आधा लिक्विड होता है और आधा सॉलिड होती है। लेकिन जैसे जैसे ये लावा और मैग्मा ठंडा होते जाते हैं, ये ठोस यानी सॉलिड के टोटली सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और जब ये सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं तो एक लेयर बनाती है, एक मोटा लेयर बनाती है, और यही लेयर जो होता है दोस्तों आपका, वो चट्टान होती है। अब मैं आपको बताऊं कि इन चट्टान में जो होता है वो ढेर सारी खनिजें होती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि चट्टानों का निर्माण खनिजों के समूह से ही होता है। तो दोस्तों, अब यही चट्टान का टूट टूट कर मृदा का जो निर्माण होता है, ठीक, वही हम उसे कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि चट्टानों का अपक्षय और मृदा का निर्माण। तो दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि वेदरिंग जो है वो एक दिन में, 2 दिन में, या 1 साल या 2 साल में हो जाता है। ये इतना जटिल है दोस्तों कि इसको होने में 100 साल, 1000 साल, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसको टूटने में और टूट करके मृदा का निर्माण होने में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब अपने मेजर टॉपिक पे आते हैं, चट्टानों का अपक्षय। तो दोस्तों, चट्टानों का अपक्षय का अर्थ है कि चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो दो शब्द होता है। देखिए, एक शब्द होता है आपका वेदरिंग, एक शब्द आपका होता है वेदरिंग, ये आपका जो वेदरिंग होता है, ठीक। और फिर दूसरा शब्द आपका होता है इरोजन। दूसरा शब्द आपका होता है इरोजन, यानी एक शब्द आपका होता है वेदरिंग और एक होता है इरोजन। मोस्टली होता क्या है कि स्टूडेंट इन दोनों शब्दों में, दोनों चीज़ों को लेकर के बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो वेदरिंग होता है, हम देखेंगे कि इसके नाम में ही जो है उसका अर्थ छुपा हुआ है। वेदरिंग का सीधा सा अर्थ जो है वो वेदर से ले लेते हैं हम, यानी कि वेदर का वेदरिंग प्रोसेस से बहुत कनेक्शन होता है। वेदर जो होता है यानी जो मौसम होते हैं, जैसे आपका जो क्लाइमेटिक जलवायु होते हैं, जो जैसे ताप, टेम्परेचर, और रेन यानी कि वर्षा, एयर यानी कि वायु, इन सब का जो है वेदरिंग से सीधा कनेक्शन होता है। अभी हम आपको बताएंगे आगे कि वो कैसे होता है, ठीक। और जो दोस्तों जो अपक्षय होता है, अपक्षय में इन क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से जो चट्टान होती है, यानी कि जो रॉक्स होती है, वो अपने ही जगह पर टूटती हैं। ऐसा नहीं है कि वो टूट करके कहीं अन्य जगह चली जाती हैं। इसमें चट्टानों के पार्ट्स का जो हो मूवमेंट नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर जगह पर ही रहती हैं। लेकिन अपरदन क्या होता है, अपरदन की प्रक्रिया जो होती है वो वेदरिंग के बाद वाली प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब ये है कि जब सारे क्लाइमेटिक फैक्टर मिल करके चट्टानों को तोड़ देते हैं, जब चट्टानों को तोड़ देते हैं, तब उसके बाद वाली जो प्रोसेस होती है दोस्तों, वो होता है इरोजन, यानी कि अपरदन। अपरदन में होता क्या है दोस्तों कि चट्टान के टूटने के बाद उन चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक
मूवमेंट होता है। आप सीधा सीधा से कह सकते हैं दोस्तों कि जो अपर्दन होता है इसमें मूवमेंट होती है, लेकिन वेदरिंग में मूवमेंट नहीं होता। चट्टान चट्टान अपने ही स्थान पर टूटते हैं, और इरोजन में वही जो टूटे हुए चट्टान हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन होता है, यानी मूवमेंट होता है। अब ये मूवमेंट आपका एयर की वजह से भी हो सकता है, वाटर की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों ये तो रहा, अगर हम इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन दे, वेदरिंग का एक सिंपल सा डेफिनेशन दे, तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना, चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना, वो भी किसके कारण, वो इसके 3 कारक हैं दोस्तों, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी कि विभिन्न कारकों की मदद से चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना वेदरिंग कहलाता है, यानी वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का टूटना कहलाता है। तो दोस्तों ये तो रहा वेदरिंग और इरोजन की बात, यानी कि अब हम जान गए दोस्तों कि वेदरिंग और इरोजन में एक्चुअली फ़र्क क्या है, यानी कि अपक्षय और अपर्दन में मुख्य डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें, अब हम आते हैं कि अपक्षय के कारण क्या है। दोस्तों चट्टान तो टूट गए, चट्टान टूटे क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कारण है कि चट्टानों का इतने विशाल विशाल चट्टान वो टूट जा रहे हैं, क्या रीज़न है। कोई तो कारण है जो उन्हें टूटने पर मजबूर कर रहा है। अब हम उन्हीं कारणों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखिए, चट्टानों को टूटने में या चट्टानों को तोड़ने में कोई एक स्पेसिफिक फैक्टर नहीं होता, यानी कि कोई एक विशेष कारक नहीं होता कि चट्टानों को तोड़ दें। दोस्तों चट्टानों को तोड़ने के लिए 3 कारक जिम्मेदार होते हैं। पहला कारक जो होता है वो होता है भौतिक कारक, यानी कि फिजिकल वेदरिंग, यानी कि इसको हम फिजिकल फैक्टर भी कह सकते हैं दोस्तों, या फिर भौतिक अपक्षय, यानी कि इसको हम भौतिक कारक कह सकते हैं दोस्तों, भौतिक अपक्षय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है अपक्षय का एक प्रकार भी है। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल फैक्टर की वजह से जो वेदरिंग होती है दोस्तों उसको हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। अब जो केमिकल, जो रासायनिक अपक्षय है दोस्तों, अब ये दूसरा जो कारक है, यानी कि जो दूसरा कारक है जो चट्टानों को तोड़ने में सहायक होता है या फिर जिम्मेदार होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है चट्टानों के अपक्षय के लिए, वो होता है दोस्तों आपका केमिकल वेदरिंग, यानी कि केमिकल फैक्टर। दोस्तों जो केमिकल फैक्टर होता है दोस्तों, यानी कि रासायनिक कारक जो होते हैं वो रासायनिक अपक्षय के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। और जो तीसरा फैक्टर होता है दोस्तों वो होता है आपका जैविक अपक्षय, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भौतिक अपक्षय जो होता है, अब हम चर्चा करते हैं भौतिक अपक्षय के बारे में, यानी कि फिजिकल वेदरिंग। तो दोस्तों इसको हम, अभी मैंने बताया कि फिजिकल वेदरिंग को हम फिजिकल फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि भौतिक कारक भी कहते हैं, जो कारक, जो फिजिकल फैक्टर चट्टानों के वेदरिंग में, यानी चट्टानों के टूटने में हेल्प करते हैं या जिम्मेदार होते हैं, उन कारकों को हम भौतिक कारक या भौतिक अपक्षय कहते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों हम अध्ययन करते हैं टेम्परेचर का, यानी कि भौतिक अपक्षय के अंतर्गत टेम्परेचर, वाटर, वाइंड और वोल्केनो, यानी कि दोस्तों ज्वालामुखी। तो दोस्तों तापक्रम, जल, वायु और जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, भूकंप होते हैं, ये सब आपके फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये सभी कारक फिजिकल फैक्टर होते हैं, यानी कि भौतिक कारक होते हैं जो चट्टानों को तोड़ने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, यानी चट्टानों के अपक्षय के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे कि अब जो दूसरा कारक होता है केमिकल अपक्षय, यानी कि केमिकल फैक्टर जो होते हैं, वो दोस्तों उसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो अवकरण होता है। और जो तीसरा केमिकल फैक्टर होता है यानी रासायनिक अपक्षय होता है वो जल संयोजन होता है। और चौथा जो होता है दोस्तों वो होता है जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, जगह की कमी, स्पेस की कमी होने के कारण मैं इसकी इंग्लिश नहीं लिख पाया। तो दोस्तों अब नीचे निर्जलीकरण होता है,
इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं दोस्तों। इसको आप डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं दोस्तों, इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब दोस्तों ये जो पांचवा होता है वो होता है निक्षेपण, इसको डिपोजिशन भी कहते हैं दोस्तों, जमाव। अब हम देखेंगे कि जो जैविक अपक्षय है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी कि जो तीसरा फैक्टर होता है वो आपका होता है जैविक अपक्षय, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर, या आप इसे बायोलॉजिकल वेदरिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से जैविक जो फैक्टर होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं इस प्रकार के वेदरिंग के लिए, यानी कि इस प्रकार के टूट फूट के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जैविक अपक्षय यानी जैविक कारकों के अंतर्गत दोस्तों हमारा जितने वेजिटेशन है, वेजिटेशन का मतलब दोस्तों वनस्पतियाँ, ठीक है, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं दोस्तों, वो भी आपका आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग में, यानी कि जो बायोलॉजिकल जैविक कारक हैं उनके अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु आते हैं। और फिर दोस्तों फिर आते हैं एनिमल यानी कि जंतु, फिर आते हैं दोस्तों जंतु, फिर बात करेंगे हम दोस्तों उसके बाद मनुष्य एवं उनके कार्य, यानी जितने मनुष्य हैं और उनके जो कार्य हैं दोस्तों वो भी आपका रॉक्स के वेदरिंग के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों आज हम ये तो अब एक 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 करके क्रम से हम लोग इन सारे फैक्टर का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे फिजिकल वेदरिंग का, यानी कि फिजिकल फैक्टर वो भौतिक कारक जो रॉक्स के टूटने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि ऐसे कारक या वे भौतिक कारक जो चट्टानों को तोड़ने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं फिजिकल वेदरिंग या फिजिकल फैक्टर में। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है आपका टेम्परेचर, यानी कि तापक्रम। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये आएगा कि तापक्रम किस प्रकार से चट्टानों को तोड़ता है, या फिर जो टेम्परेचर होता है वो किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों के अपक्षय में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो तापक्रम होता है, जब जो तापक्रम का ना वेदरिंग से सीधा कनेक्शन होता है। जब टेम्परेचर, जब सूरज की गर्मी बढ़ती है या फिर उष्ण जो क्षेत्र होते हैं, जो ट्रॉपिकल क्षेत्र होते हैं, जो जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण चट्टानें अपने जगह से फैलने लगती हैं, चट्टानें फैलने लगती हैं। चट्टानों का जो साइज़ होता है दोस्तों, जो आयतन होती है, उसमें क्या होता है वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों ये चीज़ सिर्फ चट्टानों पर ही लागू नहीं होता है कि टेम्परेचर बढ़ रही है तो सिर्फ चट्टान ही अपने आयतन को बढ़ा रहा है। ये ज़्यादातर चीज़ों या ज़्यादातर वस्तुओं पर ये बात लागू होती है, ये नियम लागू होते हैं। जैसे आप आयरन को ले लीजिए, लोहा को ले लीजिए, अगर आप उसको हीट करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म करते हैं तो वो उसका आयतन जो है वो बढ़ता है, क्योंकि उसके अणु दूर दूर हटते हैं, हीट से उसके अणु दूर दूर हटते हैं दोस्तों। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है दोस्तों। जब तापक्रम बढ़ता है, सूरज की गर्मी बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है, तो चट्टान जो होते हैं वो फैलने लगते हैं, उनके अणु फैलने लगते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तापक्रम के बढ़ने के साथ साथ चट्टानें फैलने लगती हैं। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, इसके बिल्कुल विपरीत में क्या होता है कि रात में टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो चट्टान के अणु होते हैं वो अणु अपनी जगह पर फिर से आने लगते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। ये प्रक्रिया ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है दोस्तों, लगातार होती रहती है, क्योंकि दिन रात तो हमेशा होते रहते हैं। और जब दिन हुई टेम्परेचर बढ़ गया, रात हुई टेम्परेचर घट गया। जब टेम्परेचर बढ़ा तो चट्टान अपनी चट्टानों के आयतन में वृद्धि हो गई। अब फिर रात हुई, टेम्परेचर कम हो गया, चट्टानों के आयतन में कमी हो गई। तो दोस्तों बार बार फैलना सिकुड़ना, ये सारी चीज़ें क्या होती है कि चट्टानों को कमज़ोर बना देती है। और जब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब कोई चीज़ कमज़ोर होती है तो उसमें दरार आ जाती है, स्पेशली वो चीज़ें जो बहुत हार्ड होती हैं या बहुत कठोर होती हैं। तो चट्टानों में होता क्या है दोस्तों, ये बार बार सिकुड़ने फैलने सिकुड़ने की वजह से इसमें दरारें पैदा हो जाती हैं। और ये दरारें, जब इन दरारों में फिर होता क्या है दोस्तों कि इन दरारों में जब बारिश होती है तो वो बारिश का पानी आकर के उसमें ठहर जाता है, उसमें रुक जाता है। और जब ठंडी की सीज़न आती है, यानी कि जब ठंडी का मौसम आता है, तो यहीं जल जो जमा है उन दरारों दरारों में
वो उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। वो इतना कम हो जाता है कि वो जो जल उन दरारों में उपस्थित है वो बर्फ़ का रूप धारण कर लेता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो बर्फ़ का आयतन होता है, ठीक है, चूँकि हम जानते हैं दोस्तों कि जो बर्फ़ का आयतन होता है, जो वो जल की अपेक्षा जो है दोस्तों, जो बर्फ़ का आयतन होता है, बर्फ़ का आयतन जो होता है दोस्तों, वो जल की अपेक्षा 9% अधिक होती है। 9% अधिक होती है दोस्तों। तो जब ये आयतन बढ़ता है जल का, यानी जो बर्फ़ के फॉर्म में उन दरारों में मौजूद है, चट्टानों की दरारों में मौजूद है, जब उसका आयतन बढ़ता है बर्फ़ का, तो वो बर्फ़ चट्टानों पर दबाव डालते हैं। और वो दबाव कितने का होता है दोस्तों? वो दबाव होता है 14 टन प्रति वर्ग मीटर। यानी कि 14 टन प्रति वर्ग मीटर की दर से जब बर्फ़ चट्टानों पर दबाव डालती है, तो ये दाब चट्टानों को तोड़ देता है। ये दाब चट्टानों को तोड़ देता है और फिर होता क्या है कि यही चट्टान कई भागों में टूट जाते हैं। ये चट्टान कई भागों में टूट जाते हैं दोस्तों। तो यही हो गया आपका जो है तापक्रम की वजह से चट्टानों का अपक्षय, यानी कि किस तरह से तापक्रम जो है वो चट्टानों को तोड़ रहा है। दोस्तों आप समझ चुके होंगे, आई होप कि ये बात आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से टेम्परेचर चट्टानों को तोड़ता है या तोड़ने के लिए ज़िम्मेदार होता है दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं शॉर्ट में कि जब सूर्य की गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो रॉक्स के जो आयतन होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। और जब दिन होता है, टेम्परेचर कम होती है, तो वो उनके आयतन में, यानी रॉक्स के आयतन में कमी हो जाती है। और बराबर दिन रात होने की वजह से गर्मी ठंडी, यानी कि टेम्परेचर का अधिक होना, कम होना, अधिक होना, कम होना, ये बार बार उसको फैलने सिकुड़ने के लिए मजबूर कर देता है। और यही फैलना सिकुड़ना, बार बार फैलना सिकुड़ना चट्टान में दरारें पैदा कर देता है। और जब ये दरारें पैदा होती है दोस्तों, तो बारिश जब होता है और वो बारिश का पानी उसमें जमा हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने पर वही बारिश का पानी बर्फ़ में चेंज हो जाता है, यानी कि आइस में चेंज हो जाता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि बर्फ़ का जो आयतन होता है वो जल की अपेक्षा 9% अधिक होती है। 9% अधिक होती हैं। और यही बर्फ़ का आयतन जब बढ़ता है तो बर्फ़ दबाव डालता है चट्टानों पर, तो यही चट्टान टूट जाते हैं। तब अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट जो फैक्टर है, जो फिजिकल फैक्टर है, उसके बारे में। तो दोस्तों जो नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर है, यानी कि दूसरा भौतिक कारक जो चट्टानों को तोड़ने में मदद करता है या फिर जिम्मेदार होता है चट्टानों के अपक्षय में, तो दोस्तों वो दूसरा फैक्टर क्या है? वो दूसरा फैक्टर है आपका बहता हुआ जल, यानी कि रनिंग वाटर। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये रनिंग वाटर जो है वो कैसे जिम्मेदार है चट्टानों के टूटने में? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब जब टेम्परेचर से चट्टानें टूट जाती हैं, यानी कि तापक्रम से जब चट्टानों में दरार आ जाता है और वो दरार जब बढ़ जाता है तो चट्टानें टूट जाती हैं टेम्परेचर की वजह से। और फिर उसके बाद जो जल होता है दोस्तों, वो जल वो टूटे फूटे जो चट्टान होते हैं, यानी कि जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को वो बहा करके लेके जाता है। उन टुकड़ों को, अब दोस्तों अब मैं बता दूं कि जो है ये जल का वेग जो होता है, अगर 10 मीटर अगर 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति हावर्स की वेग से जो बहता हुआ जल होता है दोस्तों, वो 320 टन, यानी कि 3,20,000 केजी चट्टान के टुकड़ों को, यानी चट्टान खंड को बहाकर ले जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इतना जो, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जो जल बह रहा है वो 320 टन चट्टान के खंड को बहाकर ले जा सकता है। अब आप कहेंगे कि ये चट्टानों को बहाकर ले जा रहा है तो वो चट्टानों के टूटने में कैसे हेल्पफुल कर रहा है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि नदियों में जो बहता हुआ जल होता है, अगर उसमें कोई कई प्रकार के जो चट्टानों के हिस्से हैं, जो बर्फ़ के जो चट्टानों के हिस्से हैं, वो भी उतनी ही स्पीड से बहती हैं। और जब ये सब एक ही स्पीड से बहती है तो वो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। और जब ये टकराती हैं तो देखिए, जब दो चीज़ें टकराया कि आपस में टकराती है तो उसमें टूट फूट का होना स्वाभाविक है दोस्तों। तो सेम जो कंडीशन होती है, जो इवेंट्स होती है, जो घटना होती है, वो दोस्तों यही होती है कि जो जल में बहते हुए चट्टान होते हैं या चट्टानों के टुकड़े होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से टक्कर खाते हैं, यानी कि आपस में टकराते हैं।
और फिर उनमें क्या होता है, डिवीज़न होता है, वो फिर से विभाजित होने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका बहता हुआ जल। कहने का मतलब किस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से बहता हुआ जल आपका वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी कि चट्टानों के अपक्षय में ज़िम्मेदार है। तो दोस्तों आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से रनिंग वाटर जो है वो चट्टानों के टूटने में मदद करता है। तो अब दोस्तों ये जो तीसरा फिजिकल फैक्टर है वो है वाइंड यानी कि वायु। अब हम स्टडी करेंगे दोस्तों कि वाइंड यानी कि हवा, हवा किस तरह से जिम्मेदार है चट्टानों के टूटने में, या उसकी क्या भूमिका होती है चट्टानों को तोड़ने में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो वायु है दोस्तों यानी कि वाइंड, वाइंड का कोई अहम भूमिका नहीं होती है, यानी कि कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है चट्टानों को तोड़ने में, क्योंकि चट्टानें ऑलरेडी इतनी हैवी होती हैं कि वायु के यानी हवा का बस नहीं है कि वो उसको उठा करके लेके चला जाए। हाँ, पर ये हवा यानी वायु करते क्या है कि ये चट्टानों ये जो जो 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जो चलने वाली वायु है, वो 1 मिलीमीटर आकार के कणों को बहा करके यानी उड़ा करके ले जाने की क्षमता रखती है दोस्तों। तो दोस्तों ये वायु करते क्या हैं, यानी जो हवा कर है ये करते क्या है, ये चट्टानों के ऊपरी सतह पर जो चट्टानों के छोटे छोटे कण होते हैं जो बहुत दुर्बल हो, मतलब कहने का मतलब कि उतनी दृढ़ता से चट्टानों के अणु को एक दूसरे से पकड़े नहीं रहते हैं, कमज़ोर बंध होती है जिनका, जो बहुत कमज़ोर होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं जो चट्टानों को पकड़े हुए होते हैं, वो वायु के वेग से उनको छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है चट्टानों का जो ऊपरी सतह होता है दोस्तों, वो छोड़ देते हैं जो वो चट्टानों के जो कण होते हैं छोटे कण, वो चट्टानों को छोड़ करके उड़ जाते हैं, वायु में उड़ जाते हैं, और चट्टान पूरी तरह से क्या होता है दोस्तों, वो नेक्ड हो जाता है। कहने का मतलब पूरी तरह से चट्टान क्या होता है, वो खुला हो जाता है, और जिसकी वजह से बार बार वायु का आना और इस तरह से चट्टानों के ऊपरी परत को उड़ा करके ले जाना चट्टानों को कमज़ोर बना देता है। छोटे छोटे उसके जो कण होते हैं उनको हटा देता है, पूरी तरह से नेग्ड कर देता है, यानी कि खुला कर देता है वो चट्टानों को, जिससे चट्टानें क्या होती हैं, वो कमज़ोर होने लगती हैं दोस्तों। इस प्रकार से चट्टानों का जो अपक्षय होता है दोस्तों, वो वायु से इसी प्रकार होता है। बहुत बड़ी भूमिका तो नहीं होती है, बस इतना समझ लीजिए कि जो वायु होती है वो चट्टानों की ऊपरी परत को यानी ऊपरी सतह पर उपस्थित जो छोटे छोटे कण होते हैं चट्टानों के, उनको उड़ा करके लेके चला जाता है, जिससे चट्टानें नेग्ड हो जाती है पूरी तरह से। और फिर उन पर जो अन्य फैक्टर होते हैं, जो अन्य फिजिकल फैक्टर जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, उनका इफेक्ट बढ़ने लगता है दोस्तों। और उनका इफेक्ट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों कि चट्टानों का अपक्षय भी बढ़ेगा। तो दोस्तों ये हमने देखा कि किस तरह से वायु यानी कि वाइंड जो होता है वो आपका जिम्मेदार होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए, यानी चट्टानों के अपक्षय के लिए। ठीक है दोस्तों। अब जो चौथा फिजिकल फैक्टर होता है दोस्तों, वो होता है वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ज्वालामुखी होता है, ये सब जानते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होती है तो एक एनर्जी निकलती है, एक बहुत ही बड़ी एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी क्या होती है कि चट्टानों को हिला करके रख देती है। तो दोस्तों ये जो एनर्जी निकलती है वो चट्टानों को, जब चट्टानों में मूवमेंट लाती है या चट्टानों में जब एक कंपन वाइब्रेट करती है, तो दोस्तों चट्टानों में ऑटोमेटिकली होता क्या है कि दरारें, क्रैक्स, ठीक है दोस्तों, क्रैक्स आ जाते हैं, जो चट्टानों के टूटने का एक मुख्य कारण बनती हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्वालामुखी जो होता है वोल्केनो, वो चट्टानों को इसी प्रकार से कमज़ोर कर देती हैं। इस उनकी जो एनर्जी होती है, जब ज्वालामुखी फटते हैं तो एक एनर्जी के साथ फटते हैं, और वो एनर्जी एक वाइब्रेट कंपन उत्पन्न करती है जो चट्टानों को कमज़ोर कर देती है दोस्तों, और इस प्रकार से चट्टान टूट जाते हैं। अब जो पांचवा फैक्टर है दोस्तों, फिजिकल फैक्टर है, वो आपका होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का सीधा सा अर्थ है दोस्तों भूकंप। दोस्तों भूकंप हम जानते हैं कि भूकंप क्या होता है, नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से भूमि का जो कंपन करना होता है दोस्तों, वही होता है आपका अर्थक्वेक। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अर्थक्वेक बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह ही समझ लीजिए इसको, कि जब अर्थक्वेक आता है तो एक प्रकार से, जब अर्थक्वेक आता है तो जो भूकंप होता है उसके
तेज़ झटकों की वजह से चट्टानों में दरारें पैदा होती हैं और यही दरारें जब बढ़ने लगती हैं तो चट्टान टूट जाते हैं। दोस्तों, ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ कितनी भी सॉलिड हो, अगर वो उसको अचानक से झटका दिया जाए तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और यही क्रैक्स उनके टूटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ज़िम्मेदार होती हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका अर्थक्वेक, यानी कि किस तरह से हमने देखा कि भूकंप जो होते हैं वो चट्टानों के अपक्षय यानी चट्टानों के टूटने में के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये रहा दोस्तों अब तक फिजिकल फैक्टर। कहने का मतलब देखिए, हमने फिजिकल फैक्टर में किन चीज़ों का अध्ययन किया। फिजिकल फैक्टर में हमने सबसे पहले टेम्परेचर का अध्ययन किया और हमने समझा कि टेम्परेचर किस तरह से जो है वो चट्टानों के टूटने के लिए ज़िम्मेदार होता है। और फिर दोस्तों उसके बाद हमने स्टडी किया जो है रनिंग वाटर, यानी जो दूसरा फिजिकल फैक्टर है, यानी जो दूसरा भौतिक कारक है, वो है दोस्तों आपका बहता हुआ जल। और फिर हमने ये देखा कि किस तरह से बहता हुआ जल जो है चट्टानों को खुरस कर, तोड़ फोड़ कर, अवघर्षित करके उसको उसको अपच्छेद करता है, यानी कि उसको तोड़ता है। और तीसरा जो फिजिकल फैक्टर के बारे में हमने अध्ययन किया दोस्तों, वो था आपका वायु, यानी कि वाइंड। हमने बताया दोस्तों कि वाइंड किस तरह से जो है वो चट्टानों के अपक्षय के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो दोस्तों, अब फिर उसके बाद हमने स्टडी किया चौथे फिजिकल फैक्टर, यानी कि वोल्केनो, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी को दोस्तों, ज्वालामुखी को। और फिर दोस्तों पांचवा जो था वो था आपका अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। तो दोस्तों ये था आपका फिजिकल फैक्टर, यानी कि जो भौतिक अपक्षय है दोस्तों, जो भौतिक अपक्षय है, आप इसको भौतिक कारक भी कह सकते हैं, जो जिम्मेदार होता है चट्टानों के तोड़ने के लिए या चट्टानों के टूटने के लिए जो जिम्मेदार होता है दोस्तों, वो होता है आपका फिजिकल फैक्टर। ये फिजिकल फैक्टर जो है, ये 4-5 फिजिकल फैक्टर हैं जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया दोस्तों। अब हम स्टडी करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो रासायनिक अपक्षय होता है दोस्तों, यानी कि केमिकल वेदरिंग, इसको हम दोस्तों रासायनिक कारक भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ये केमिकल फैक्टर होते हैं दोस्तों, ये वो अब इस केमिकल फैक्टर के बारे में हम स्टडी ये करेंगे कि दोस्तों केमिकल फैक्टर होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, जो केमिकल फैक्टर होते हैं वो ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि आपके चट्टानों के टूटने में हेल्पफुल होते हैं दोस्तों। तो केमिकल फैक्टर यानी कि रासायनिक अपक्षय जो होता है, इसका सीधा-सीधा से अगर आप डेफ़िनेशन देना चाहेंगे, तो आप इस प्रकार से डेफ़िनेशन दे सकते हैं कि रासायनिक अपक्षय में होता क्या है, चट्टानों के पदार्थों का रासायनिक अपक्षय में चट्टानों के पदार्थों का रासायनिक गुण परिवर्तित होने और इसके कारण उनका कमज़ोर होकर टूटना शामिल किया जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, जो रासायनिक अपक्षय होता है उनमें चट्टानों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है, यानी कि जो रासायनिक गुण होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। अब ये परिवर्तन कई कारणों से होता है जिनका हम अभी स्टडी करेंगे या जिसका हम अभी अध्ययन करेंगे, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो जो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है उसके कैरेक्टर में, उसकी क्वालिटी में, उसके गुण में, उसकी प्रॉपर्टी में दोस्तों, उसी प्रॉपर्टी या उसी जो केमिकल चेंज होती है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, वही रासायनिक परिवर्तन चट्टानों को तोड़ने के लिए ज़िम्मेदार हो जाता है। अब ये रासायनिक परिवर्तन किन कारणों से होता है, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो जो पहला कारण होता है दोस्तों, वो होता है आपका ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। देखिए, ऑक्सीडेशन का जो सिंपल सा अर्थ है दोस्तों, उसका अर्थ यही होता है कि किसी भी पदार्थ से वायु वायु का जो है वो, यानी कि जो वायु की ऑक्सीजन होती है उसका किसी भी पदार्थ से संयोग या जुड़ाव, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है दोस्तों, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया यही होती है। ऑक्सीजन का किसी पदार्थ से जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रॉक्स यानी चट्टान की। तो अब रॉक्स में ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? रॉक्स में ऑक्सीडेशन का मतलब है दोस्तों कि ऑक्सीजन का जो रॉक्स यानी चट्टान के जो खनिज हैं उनसे जुड़ना। चट्टान का निर्माण हम जानते हैं दोस्तों कि खनिजों से होता है। तो जो खनिज होते हैं, जब उनमें ऑक्सीजन ऐड होती है, जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है दोस्तों, तो होता क्या है, इसके विपरीत उसका आयतन बढ़ जाता है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि जब ऑक्सीजन किसी भी चीज़ से जुड़ता है दोस्तों, किसी भी पदार्थ से जुड़ता है, तो उसका आयतन। दोस्तों अब हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में, यानी कि जो केमिकल फैक्टर है उसके बारे में।
जो रासायनिक अपक्षय यानी कि कहने का मतलब जो केमिकल वेदरिंग होता है, ये होता क्या है? अब हम सबसे पहले यही जानेंगे कि केमिकल वेदरिंग क्या होती है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि जो चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन के कारण जब चट्टान टूटते हैं, तो दोस्तों हम उसको रासायनिक अपक्षय कहते हैं, यानी कि केमिकल वेदरिंग कहते हैं दोस्तों। उसको हम क्या कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, उसको हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं दोस्तों, यानी कि केमिकल वेदरिंग। तो दोस्तों केमिकल वेदरिंग में होता क्या है कि चट्टानों के रासायनिक गुण जो होते हैं उसमें चेंजेस आ जाती हैं। वो चेंजेस अब कई कारणों से आते हैं दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कारण क्या है। वो कारण है दोस्तों ऑक्सीडेशन। पहला जो कारण होता है दोस्तों वो होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। और जो दूसरा कारण होता है दोस्तों वो होता है आपका हाइड्रेशन, यानी कि जल योजन, जल का जुड़ना। और जो तीसरा कारण होता है दोस्तों वो होता है जल का अपघटन, यानी कि हाइड्रोलाइसिस। और चौथा कारण होता है दोस्तों आपका डिहाइड्रेशन, यानी कि निर्जलीकरण। तो दोस्तों अब बारी बारी से करके हम इनका अध्ययन करेंगे कि किस तरह से ये सारे फैक्टर यानी ये सारे कारक जो हैं वो केमिकल वेदरिंग के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि चट्टानों का रासायनिक अपक्षय करने के लिए ये कारक किस प्रकार से जिम्मेदार है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। तो दोस्तों ऑक्सीकरण क्या होता है, मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बताऊं, ऑक्सीडेशन का जो अर्थ होता है वो होता है कि किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ जाना। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ जाता है दोस्तों तो उस घटना को या उस क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीडेशन कहते हैं। उस क्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं दोस्तों। तो ऑक्सीडेशन का अगर हम उदाहरण दें आपको दोस्तों, तो ऑक्सीडेशन का सबसे अच्छा उदाहरण जो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो फेरस होता है, जो आयरन होता है दोस्तों, आपने देखा होगा बारिश में कि जो आयरन होता है उसमें जंग लग जाते हैं। अब ये जंग लगते कैसे दोस्तों, ये जंग ऑक्सीजन जो होता है, इन्वायरमेंट का जो ऑक्सीजन होता है वो आयरन से क्रिया करता है, और इसी क्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। कहने का मतलब जो ऑक्सीजन होता है वो आयरन से जाके जुड़ जाता है, आयरन से क्रिया करता है, यानी उससे जा कर के जुड़ जाता है दोस्तों, और यही क्रिया भी ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो देखिए यहाँ पे वायु की ऑक्सीजन जल की उपस्थिति में खनिजों से क्रिया करती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टान होते हैं, वो खनिजों के समूह होते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि चट्टानों से जाकर ऑक्सीजन जुड़ता है, बल्कि जो चट्टानों में खनिज तत्व होते हैं, उन खनिज तत्वों से, यानी वो खनिज तत्व बहुत होते हैं दोस्तों, सिलिकॉन होता है, एल्युमिनियम होता है, और इन्हीं खनिज तत्वों से जा कर के ऑक्सीजन क्या करता है, वो क्रिया करने लगता है, यानी कि उनसे जुड़ जाता है। और जब उनसे जुड़ता है दोस्तों तो उनका आयतन बढ़ जाता है। कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि हम जानते हैं कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उनमें ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि उनका आयतन बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि जो फेरस ऑक्साइड होता है, जब वो ऑक्सीजन से जुड़ता है तो वो क्या बनाता है, हीमेटाइट, हीमेटाइट बनाता है दोस्तों। आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बारिश में जब लोहे के साथ ऑक्सीजन क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, हीमेटाइट बनाता है दोस्तों। ये हीमेटाइट जो होता है यहीं आपका टूट जाता है, टूटने के योग्य हो जाता है दोस्तों। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि आयरन, यानी जो ये खनिज है दोस्तों, ये फेरस ऑक्साइड एक प्रकार से खनिज है कह लीजिए आप। और ये फेरस ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो हीमेटाइट बनाता है, और यही हीमेटाइट जो है वो भुरभुरा होकर के टूटने लगता है। तो वो टूटने लगता है दोस्तों। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब चट्टानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब चट्टानों के से ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, उनके जो चट्टानों के जो खनिज है उनसे जुड़ता है, तो वो क्या होते हैं, वो टूटने लगते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनका आयतन बढ़ने लगता है और वो कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होकर के टूट जाते हैं, उनका अपक्षय हो जाता है। तो ये दोस्तों देखिए, हमने ये समझ लिया कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस प्रकार से चट्टानों को तोड़ने में हेल्पफुल होता है। अब हम स्टडी करेंगे दोस्तों हाइड्रेशन का, यानी कि जल योजन का। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये जो दूसरा फैक्टर होता है दोस्तों, ये जो दूसरा फैक्टर होता है, जो दूसरा केमिकल फैक्टर होता है,
माफ़ कीजिएगा, दूसरा केमिकल फैक्टर जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का अर्थ जो होता है दोस्तों हिंदी में उसको जल योजन कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोशन हाँ, हाइड्रेशन एक्चुअली है क्या, यानी जल का योजन है क्या। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि जल का योजन यानी जल का जुड़ना। जब किसी चट्टान से जब किसी चट्टान से या फिर खनिज पदार्थ से कह लीजिए, चट्टानों के खनिज से जब कोई जल के अणु जब जल के अणु जुड़ते हैं दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन यानी कि जल योजन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जल योजन होता है बिल्कुल ऑक्सीडेशन का ही एक रूप होता है, कह सकते हैं हम इसको। कि जब हम किसी पदार्थ से जब जल जुड़ता है तो होता क्या है, उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, ये हम सब जानते हैं। तो जब जल के अणु चट्टान या खनिज से जब जुड़ते हैं दोस्तों, तो उसके आयतन में 60% की वृद्धि हो जाती है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किसी भी चट्टान में या किसी भी पदार्थ में अगर उसका आयतन आप 60% बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसकी नॉर्मल जो वॉल्यूम है उससे अगर हम उसको 60% ज़बरदस्ती बढ़ा देते हैं या फिर जल के कारण ही ये बढ़ा देते हैं अगर, दोस्तों वो कमज़ोर हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाती है दोस्तों। और कमज़ोर होकर के क्या होता है, टूट जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको कि किस प्रकार से हाइड्रेशन यानी कि जल का योजन चट्टानों को टूटने में मदद करता है। जब चट्टान के जब 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 चट्टानों के खनिज जब जल के अणुओं से जुड़ते हैं तो उनका आयतन बढ़ जाता है, और जब उनका आयतन बढ़ जाता है तो चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं, और जब चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं दोस्तों तो उनका टूटना स्वाभाविक हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जल योजन होता है वो इसी प्रकार से चट्टानों के टूटने के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो अब दोस्तों हम उदाहरण में देख सकते हैं कि जिस तरह से कॉपर सल्फेट होता है दोस्तों, जब वो जल के अणुओं के साथ जुड़ता है तो वो मिनरल्स यानी कॉपर सल्फेट H2O बनाता है, जिसका आयतन कॉपर सल्फेट से ज़्यादा होता है। और यही खनिज जो होता है जब इसका आयतन बढ़ जाता है तो ये टूट जाता है दोस्तों। अब हम स्टडी करेंगे दोस्तों तीसरे केमिकल फैक्टर यानी कि जल अपघटन के जल अपघटन के बारे में। जल अपघटन को इंग्लिश में हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस, देखिए दोस्तों, लाइसिस का सीधा सा जो अर्थ होता है वो टूटना होता है। लाइसिस का सीधा सा अर्थ अगर हम चाहे बायोलॉजी में देखें तो उसका अर्थ, लाइसिस का अर्थ होता है जैसे ग्लाइकोलाइसिस, हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो वहाँ पे जो ग्लूकोज होता है दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब वाटर से हो गया दोस्तों, और लाइसिस का मतलब टूटना, जल का अपघटन यानी जल के अणुओं का टूटना। तो दोस्तों ये प्रक्रिया जो होती है वो आप कह लीजिए कि बिल्कुल जल योजन के विपरीत होती है। जब किसी चट्टान से जब किसी चट्टान में या जो खनिज होते हैं चट्टानों के, जब उनसे जल जुड़े होते हैं तो फिर होता क्या है कि जब ये जल के अणु उन खनिजों से बाहर निकलते हैं या फिर ड्यू टू एनी रीज़न, जब वो जल के अणु चट्टानों के खनिजों से अलग होते हैं, तब ये चट्टान कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनकी जो ओरिजिनल कंपोजिशन होता है, जो चट्टानों का मूल संगठन दोस्तों, मूल संगठन मतलब कि जो उनका जो पहला रूप होता है वो उनसे उनमें चेंज आ जाती है दोस्तों। कहने का मतलब उनमें परिवर्तन आने लगता है, और यही परिवर्तन उन्हें कमज़ोर कर देता है। इस और वो जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो उनका टूटना स्वाभाविक हो जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, उदाहरण में मैं आपको दूँ यहाँ पे, तो कैल्शियम जो सिलिकेट होता है, कैल्शियम सिलिकेट में जब जल जुड़ा होता है दोस्तों, तो ये अपनी ओरिजिनल जो कंपोजिशन होती है यानी कि मूल संगठन यानी कि जो इसका पहला रूप होता है वो कैल्शियम सिलिकेट होता है। लेकिन जब किसी कारणवश से जब इससे जल के अणु रिमूव हो जाते हैं, ये देखिए, जब जल के अणु निकल जाते हैं दोस्तों तो सैलिसिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि उसका जो पूरा जो नया रूप होता है वो दोस्तों, वो पुराने रूप से बिल्कुल अलग हो जाता है, और वो जो पुराना रूप होता है वो पूरी तरह से टूट कर एक नए रूप में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हम दोस्तों कह सकते हैं कि जो जल होता है, जल का अपघटन, वो चट्टानों के टूटने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अब दोस्तों ये हो गया आपका जल अपघटन। अब हम माफ़ कीजिएगा, अब हम स्टडी करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में, यानी कि निर्जलीकरण के बारे बारे में। तो दोस्तों निर्जलीकरण क्या होता है? निर्जलीकरण का अर्थ देखिए साफ होता है डिहाइड्रेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण का अर्थ होता है दोस्तों किसी पदार्थ से जल के अणुओं का
निकल जाना। दोस्तों निर्जलीकरण का अर्थ यही होता है कि जल के अणुओं का निकल जाना। और जब किसी यौगिक या चट्टान से जल के अणु निकल जाते हैं दोस्तों, तो वो यौगिक या चट्टान जो होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं। वो सिकुड़ने लगते हैं। और जब वो सिकुड़ने लगते हैं दोस्तों, तो जब चट्टानें सिकुड़ने लगती हैं तो वो कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होकर के टूट जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से जो फिजिकल फैक्टर होते हैं, केमिकल फैक्टर होते हैं, वो ज़िम्मेदार होते हैं आपका वेदरिंग ऑफ रॉक्स में, यानी चट्टानों के टूटने में। तो दोस्तों ये तो हमने सिर्फ फिजिकल और केमिकल यानी कि जो भौतिक अपक्षय है और जो रासायनिक अपक्षय है, यानी भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय के बारे में हमने स्टडी की दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी कि जैविक अपक्षय। किस प्रकार से जो जैविक अपक्षय हैं वो कैसे होता है। तो दोस्तों समय के अभाव की वजह से ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये वीडियो या ये चैप्टर ये टॉपिक आप पूरी तरह से आपके लिए कम्प्लीटली लेके आऊँ मैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए लाइक से कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप इसको, होता क्या है कि हमारे अंदर एक मोटिवेशन जगती है, हम आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्री पढ़ाई को, और हो सके तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय।